आज के इस डीप डाइव का विषय यही है, हेलोएल्केन तथा हेलोएरीन। आज इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले हाइड्रोकार्बन को देखना होगा। हाइड्रोकार्बन मतलब जैसा कि नाम से ही पता चलता है, कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक। चाहे वे सीधी श्रृंखला वाले एलिफैटिक हों या फिर बेंजीन रिंग वाले एरोमेटिक। बिल्कुल। तो जब इन हाइड्रोकार्बन्स में से एक या उससे ज्यादा हाइड्रोजन परमाणुओं को हटाकर उनके जगह पर हैलोजन परिवार का कोई सदस्य लगा दिया जाता है, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, तो जो नया यौगिक तैयार होता है उसे ही हेलोएल्केन या हेलोएरीन कहा जाता है। हाँ, लेकिन इन दोनों में एक बहुत ही बुनियादी तकनीकी अंतर की है। हेलोएल्केन में जो हैलोजन होता है वो sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है ना। एग्जैक्टली। वहीं दूसरी ओर हेलोएरीन में हैलोजन सीधा sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है, जो कि बेंजीन रिंग का हिस्सा होता है। मतलब इसे ऐसे देखा जा सकता है कि हेलोएल्केन में कार्बन के सभी आबंध सिंगल बॉन्ड होते हैं, वहां कोई डबल बॉन्ड नहीं होता। हाँ, और हेलोएरीन में हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ता है वो बेंजीन रिंग के अंदर एक डबल बॉन्ड का हिस्सा होता है। इसी एक छोटे से अंतर के कारण इनके रासायनिक व्यवहार में जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। सही कहा। और जैसा कि हमने शुरुआत में चिकित्सा विज्ञान का जिक्र किया था, इन रसायनों का वास्तविक जीवन में उपयोग बहुत व्यापक है। जैसे क्लोरामफेनिकॉल नाम की दवा का उपयोग टाइफॉइड के इलाज में होता है, और क्लोरोक्वीन मलेरिया के उपचार में काम आती है। सर्जरी के समय बेहोशी के लिए हैलोथेन का इस्तेमाल होता है। बिल्कुल। और सबसे दिलचस्प बात तो थायरोक्सिन हार्मोन की है, जो हमारे शरीर के अंदर ही प्राकृतिक रूप से बनता है। हाँ, आयोडीन युक्त हार्मोन, जिसकी कमी से घेंगा या गॉइटर रोग हो जाता है। ये दर्शाता है कि रसायन विज्ञान केवल प्रयोगशाला तक सीमित नहीं है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि एक तरफ दवाइयों का कैप्सूल है और दूसरी तरफ एक 3D अणु का मॉडल है, जिसमें कार्बन और क्लोरीन आपस में जुड़े हुए हैं, जो चिकित्सा में इन रसायनों के सीधे उपयोग को दर्शाता है। बहुत ही स्पष्ट चित्र है। तो ये जानने के बाद कि ये यौगिक क्या है, अगला कदम ये समझना है कि इन्हें कैसे बांटा और नाम दिया जाता है। वर्गीकरण की बात करें तो इन्हें मुख्य रूप से 2 आधारों पर बांटा गया है। पहला आधार काफी सरल है, हैलोजन की संख्या के आधार पर। हाँ, मतलब मोनो, डाई और पॉली हैलोजन। एक हैलोजन है तो मोनो, 2 है तो डाई और उससे ज्यादा है तो पॉली। बिल्कुल। और दूसरा आधार आबंध के प्रकार पर निर्भर करता है, मतलब sp3CX आबंध और sp2CX आबंध। तो sp3 वाले आबंध में मुख्य रूप से 3 प्रकार आते हैं। पहला तो एल्किल हैलाइड, जिसे प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक में बांटते हैं। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री वाले। और दूसरा है एलिलिक हैलाइड। इसमें हैलोजन एक sp3 कार्बन से जुड़ा होता है, लेकिन वो कार्बन ठीक एक C डबल बॉन्ड C के बगल में होता है, मतलब डबल बॉन्ड का पड़ोसी कार्बन। और तीसरा है बेंजीलिक हैलाइड। इसमें भी हैलोजन sp3 कार्बन से जुड़ता है, लेकिन वो कार्बन सीधे बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है। अच्छा, और इसके ठीक विपरीत sp2CX आबंध वाला वर्गीकरण है। हाँ, इसमें वाइनिलिक हैलाइड और एरिल हैलाइड आते हैं। वाइनिलिक में हैलोजन सीधे C डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर जुड़ता है और एरिल हैलाइड में सीधे बेंजीन रिंग के sp2 कार्बन पर। वर्गीकरण के बाद इनके नामकरण का हिस्सा आता है, सामान्य और IUPAC नामकरण के नियम। सामान्य नाम में पहले एल्किल लिखते हैं और फिर हैलाइड, लेकिन IUPAC में हेलो को एक पूर्व लगन की तरह इस्तेमाल करते हैं, मतलब प्रीफिक्स की तरह, और फिर एल्केन का नाम लिखते हैं। बिल्कुल। और परीक्षा के लिहाज से यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, जेमिनल और विसिनल डायहैलाइड का अंतर। जेमिनल यानी जब दोनों हैलोजन परमाणु बिल्कुल एक ही कार्बन पर जुड़े हों, जिसे सामान्य नाम में एल्किल्डीन कहते हैं। और विसिनल तब होता है जब दोनों हैलोजन परमाणु आसपास वाले यानी पड़ोसी कार्बन पर जुड़े हों, इसे एल्किलीन कहते हैं। इसे एक मजेदार उदाहरण से समझा जा सकता है। मान लीजिए कि 2 जुड़वां भाई हैं। अच्छा। हाँ, अगर वे दोनों जुड़वां भाई एक ही बिस्तर पर सो रहे हैं तो वो जेमिनल है, और अगर वे 2 अलग अलग पास वाले बिस्तरों पर सो रहे हैं तो वो विसिनल है। अरे वाह, ये एनालॉजी तो बहुत ही शानदार है, इससे ये हमेशा याद रहेगा, है ना। टेबल में कुछ उदाहरण भी हैं, जैसे सेक ब्यूटिल क्लोराइड का IUPAC नाम 2-क्लोरोब्यूटेन है, और क्लोरोफॉर्म का ट्राइक्लोरोमीथेन। साथ ही N-प्रोपिल फ्लोराइड को 1-फ्लोरोप्रोपेन कहते हैं।
तो नामकरण के बाद चलिए देखते हैं कि कार्बन और हैलोजन के बीच का ये रिश्ता मतलब बॉन्ड कैसा होता है और इन्हें प्रयोगशाला में कैसे बनाया जाता है। बॉन्ड की प्रकृति समझना बहुत जरूरी है। हैलोजन की विद्युत ऋणात्मकता कार्बन से कहीं अधिक होती है। तो इससे होता क्या है? इससे ये होता है कि बॉन्ड ध्रुवित हो जाता है, यानी पोलराइज्ड। कार्बन पर आंशिक धनावेश आ जाता है और हैलोजन पर आंशिक ऋणावेश। हाँ, यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि कैसे एक नीले रंग के बादल का झुकाव हैलोजन की तरफ ज्यादा है, जिससे ध्रुवीकरण स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। और आवर्त सारणी का प्रभाव भी यहाँ लागू होता है। जब हम समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं, मतलब F से I तक, तो परमाणु का आकार बढ़ता है। जिससे आबंध लंबाई बढ़ती है और आबंध एंथैल्पी घटती है, मतलब बॉन्ड आसानी से टूटता है। सही कहा। अब इनके विरचन की बात करते हैं। हैलो एल्केन बनाने के लिए अल्कोहल सबसे बेहतरीन प्रारंभिक पदार्थ है। अभिक्रियाएं काफी सीधी हैं। अल्कोहल प्लस HCl ZnCl2 की उपस्थिति में एल्किल क्लोराइड और पानी बनाता है। हाँ, या फिर PCl3 या PCl5 के साथ अभिक्रिया। लेकिन इसमें एक फैक्ट बॉक्स दिया है। सबसे उत्तम विधि थायोनिल क्लोराइड मतलब SOCl2 वाली है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें जो सह उत्पाद बनते हैं SO2 और HCl, वे दोनों गैसें हैं जो हवा में उड़ जाती हैं, है ना? बिल्कुल। और बर्तन में 100% शुद्ध एल्किल क्लोराइड बचता है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक शंक्वाकार फ्लास्क, जिसमें से SO2 और HCl गैसें बुलबुलों के रूप में बाहर हवा में उड़ रही हैं, जो इस विधि की शुद्धता का सबूत है। तो अल्कोहल के अलावा कुछ खास अभिक्रियाएं भी हैं जो वैज्ञानिकों के नाम पर हैं। नेम रिएक्शंस परीक्षा के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, पहली है फिंकलस्टाइन अभिक्रिया। यह मुख्य रूप से एल्किल आयोडाइड बनाने के लिए होती है। इसमें RX की अभिक्रिया NaI के साथ ड्राई एसीटोन की उपस्थिति में कराई जाती है। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो NaX बनता है वो शुष्क एसीटोन में अवक्षेपित हो जाता है। बिल्कुल। और दूसरी है स्वात्स अभिक्रिया, जो एल्किल फ्लोराइड बनाने के लिए है। इसमें AgF, Hg2F2 या CoF2 का उपयोग होता है। ये तो हैलो एल्केन हो गए। हैलो एरीन कैसे बनाए जाते हैं? इसकी दो मुख्य विधियां हैं। पहली है इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन। इसमें बेंजीन को आयरन या FeCl3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में और अंधेरे में हैलोजन के साथ रिएक्ट कराया जाता है। इसमें ऑर्थो और पैरा समावयवी बनते हैं, जिनके गलनांक में काफी अंतर होता है, तो इन्हें आसानी से अलग कर सकते हैं। सही। और दूसरी विधि है सैंड मेयर अभिक्रिया। इसमें एनिलीन में ठंडा NaNO2 और HX मिलाने से डायाजोनियम लवण बनता है और फिर उसे क्यूप्रस हैलाइड के साथ मिलाने पर हैलो एरीन और नाइट्रोजन गैस बनती है। तो जब ये यौगिक बनकर तैयार हो जाते हैं तो इनके भौतिक गुण कैसे होते हैं? विलेयता की बात करें तो ये पानी में बहुत कम घुलनशील होते हैं, लगभग अविलेय, लेकिन कार्बनिक विलायकों में घुल जाते हैं। और इनके क्वथनांक के नियम भी काफी स्पष्ट है। पहला नियम है कि आकार और द्रव्यमान बढ़ने पर क्वथनांक बढ़ता है, क्योंकि वॉन्डर वॉल्स बल बढ़ता है। जैसे RI का क्वथनांक RBR से ज्यादा होता है। हाँ। और दूसरा नियम यह है कि समावयवियों में शाखाएं बढ़ने पर क्वथनांक घटता है, क्योंकि सतह का क्षेत्रफल कम हो जाता है ना? बिल्कुल सही। यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक बार ग्राफ, जिसमें जैसे जैसे कार्बन की चेन में ब्रांचिंग बढ़ रही है, मतलब 1 ब्रोमोब्यूटेन से 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन की तरफ, वैसे वैसे क्वथनांक 375 के से गिरकर 346 के हो रहा है। और गलनांक के बारे में एक तथ्य ये है कि पैरा समावयवियों का गलनांक ऑर्थो और मेटा से हमेशा अधिक होता है। इसका कारण उनकी सममिति है। हाँ, पैरा आइसोमर की सिमेट्री बहुत अच्छी होती है, जिससे वे क्रिस्टल जालक में एकदम फिट बैठ जाते हैं। यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक क्रिस्टल जालक, जिसमें अणुओं को एक व्यवस्थित पैटर्न में जमाया गया है। पैरा आइसोमर अपनी सममिति के कारण इस जालक में एकदम फिट बैठ जाते हैं। भौतिक गुणों के बाद सबसे महत्वपूर्ण विषय आता है इनकी रासायनिक अभिक्रियाएं। खासकर नाभिक रागी प्रतिस्थापन, मतलब SN1 और SN2। हाँ, इनका तुलनात्मक अध्ययन बहुत जरूरी है। पहले SN2 की बात करें तो ये एक ही चरण में होती है। इसमें विन्यास का प्रतिलोमन होता है। बिल्कुल, जैसे तेज हवा में छतरी का पूरा उल्टा हो जाना। और इसमें प्रतिक्रियाशीलता का क्रम 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री,
फिर 3 डिग्री होता है। इसका कारण त्रिविम बाधा है। इसे एक भीड़ भाड़ वाले दरवाजे के उदाहरण से समझा जा सकता है। अच्छा, कैसे? मतलब अगर दरवाजे पर बहुत भीड़ है जो कि 3 डिग्री कार्बन में होती है तो वहां से अंदर घुसना बहुत मुश्किल होगा। 1 डिग्री में भीड़ कम होती है तो आसानी से प्रतिस्थापन हो जाता है। बहुत ही उम्दा उदाहरण। वहीं SN1 इसके विपरीत है। यह 2 चरणों में होती है और इसमें कार्बोकटायन बनता है। और इसमें रेसिमीकरण होता है ना? हाँ, और प्रतिक्रियाशीलता का क्रम भी उल्टा होता है। 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। इसका कारण है कार्बोकटायन का स्थायित्व। यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि कैसे SN2 रिएक्शन में अणु ठीक वैसे ही पलट जाता है जैसे तेज हवा के झोंके से एक छाता पूरा उल्टा हो जाता है। वहीं SN1 के चित्र में 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री कार्बोकटायन की संरचनाएं दिखाई गई हैं। जब अणु अपनी जगह बदलते हैं तो उनका 3D स्पेस में रूप कैसा होता है, इसे समझने के लिए त्रिविम रसायन काम आता है। इसमें कुछ खास शब्द हैं जैसे कायरलता, वे वस्तुएं जो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर पूरी तरह से ढक नहीं पाती। हाँ, सुपर इम्पोज नहीं होती। और प्रतिबिंब रूप यानी इनैंशियोमर्स, वे आइसोमर्स हैं जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। इनके भौतिक गुण समान होते हैं और जब 2 इनैंशियोमर्स को 50-50 अनुपात में मिलाते हैं तो वो रेसिमिक मिश्रण कहलाता है। बिल्कुल, जिसका ध्रुवण घूर्णन 0 होता है और इसे प्लस माइनस चिन्ह से दर्शाते हैं। और प्रतिलोमन का मतलब उत्पाद का विन्यास उल्टा होना, जबकि धारण का मतलब विन्यास पहले जैसा ही रहना। हाँ, यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि एक व्यक्ति अपने बाएं और दाएं हाथ को शीशे के सामने रख रहा है। ये दोनों हाथ एक दूसरे की परछाई तो हैं, लेकिन अगर एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रखा जाए तो अंगूठे एक दूसरे पर फिट नहीं बैठेंगे। यही कायरलता है। बहुत अच्छे से समझाया। अब विलोपन अभिक्रिया की बात करते हैं। जब बीटा हाइड्रोजन युक्त एल्किल हैलाइड को अल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करते हैं तो HX निकल जाता है और एल्कीन बनती है। इसे ही बीटा विलोपन कहते हैं। यहाँ एक नियम है, ज़ेटसेव नियम। यदि एक से अधिक एल्कीन बनने की संभावना हो तो वह एल्कीन मुख्य उत्पाद होगी जिसमें डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर अधिक एल्किल समूह जुड़े हों। लेकिन इसमें एक प्रतिस्पर्धा भी है। हाँ, अगर हम जलीय KOH डालते हैं तो प्रतिस्थापन होकर अल्कोहल बनता है, जबकि अल्कोहलिक KOH डालने पर विलोपन होकर एल्कीन बनती है। यह अंतर याद रखना बहुत जरूरी है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि कैसे 2-ब्रोमोब्यूटेन को अल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करने पर 2 तरह के उत्पाद बनते हैं। एक मेजर प्रोडक्ट 81% जो ज़ेटसेव नियम का पालन करता है और एक माइनर प्रोडक्ट 19%। हमने हेलो एल्केन की प्रतिक्रियाएं देखी, लेकिन क्या बेंजीन रिंग वाले हेलो एरीन भी इतने ही फुर्तीले होते हैं? नहीं, हेलो एरीन नाभिक रागी प्रतिस्थापन के प्रति बहुत कम क्रियाशील होते हैं। इसके 4 प्रमुख कारण हैं। पहला है अनुनाद प्रभाव। CX बॉन्ड में आंशिक डबल बॉन्ड का गुण आ जाता है जिसे तोड़ना कठिन है। दूसरा है sp2 संकरण। sp2 कार्बन sp3 की तुलना में अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है और इलेक्ट्रॉनों को मजबूती से पकड़ कर रखता है। तीसरा कारण है फेनिल धनायन का अस्थायित्व। और चौथा है इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण। मतलब नाभिक रागी खुद नेगेटिव होता है और बेंजीन रिंग भी इलेक्ट्रॉन रिच होती है जिससे प्रतिकर्षण होता है। बिल्कुल। यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि कैसे क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन के पास मौजूद इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग के अंदर घूम रहे हैं जिसे अनुनाद कहते हैं। इस कारण कार्बन और क्लोरीन के बीच एक मजबूत डबल बॉन्ड जैसी स्थिति बन जाती है। लेकिन हैलोएरीन इलेक्ट्रॉनरागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया जरूर देते हैं। हैलोजन परमाणु बेंजीन रिंग को निष्क्रिय कर देता है, फिर भी ये ऑर्थो और पैरा निर्देशक होता है। इसका कारण है -I प्रभाव और +R प्रभाव। अनुनाद के कारण ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। इसकी 4 मुख्य अभिक्रियाएं हैं: हैलोजिनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण और फ्रीडल क्राफ्ट्स। हाँ, और इनके उत्प्रेरक भी याद रखने चाहिए, जैसे हैलोजिनीकरण में Cl2 FeCl3 का उपयोग। यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक बेंजीन रिंग जिस पर ऊपर हैलोजन जुड़ा है और तीर के माध्यम से साफ साफ ऑर्थो और पैरा स्थानों को इंगित किया गया है जहां नया आने वाला समूह जुड़ेगा।
अब अंत में आते हैं पॉलीहैलोजन यौगिकों पर। यह देखना जरूरी है कि जब एक से ज्यादा हैलोजन जुड़ जाते हैं तो उनका हमारे जीवन और पर्यावरण पर क्या असर होता है। डाइक्लोरोमीथेन नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। और कार्बन टेट्राक्लोराइड ओजोन परत को पतला करता है, जिससे लिवर कैंसर का खतरा बढ़ता है। डीडीटी तो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, जो पर्यावरण में जमा होता है और खाद्य श्रृंखला में जहर घोलता है। क्लोरोफॉर्म का मामला भी गंभीर है। हवा और प्रकाश में यह फॉस्जीन जैसी जहरीली गैस बनाता है, इसीलिए इसे डार्क बोतलों में रखते हैं। और फ्रियॉन मतलब CFCs ये ओजोन परत के सबसे बड़े दुश्मन हैं। आयोडोफॉर्म का उपयोग एंटीसेप्टिक के रूप में होता है, मुक्त आयोडीन के कारण। यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक तरफ खतरे का निशान और दूसरी तरफ हमारी पृथ्वी, जिसकी ओजोन परत में छेद हो रहा है। यह चित्र इन रसायनों के विनाशकारी पर्यावरण प्रभाव को साफ साफ दर्शाता है। परीक्षा के नजरिए से कुछ महत्वपूर्ण रीजनिंग प्रश्न भी देख लेते हैं। पहला प्रश्न, अल्कोहल और KI की अभिक्रिया में H2SO4 का उपयोग क्यों नहीं करते? क्योंकि H2SO4 प्रबल ऑक्सीकारक है। ये HI को I2 में ऑक्सीकृत कर देता है। इसकी जगह H3PO4 का प्रयोग करते हैं। सही बात है। दूसरा प्रश्न, SN2 प्रतिस्थापन में 1 ब्रोमोब्यूटेन या 2 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन में से कौन अधिक क्रियाशील है? 1 ब्रोमोब्यूटेन, क्योंकि ये 1 डिग्री है और इसमें त्रिविम बाधा सबसे कम है। और आखिरी सवाल, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को निर्जलीय अवस्था में ही क्यों बनाना चाहिए? क्योंकि यह नमी के साथ तुरंत अभिक्रिया करके आल्केन बना लेता है। बिल्कुल। यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक डार्ट बोर्ड, जिसमें डार्ट बिल्कुल बीचों बीच टारगेट 10010 पर लगा है। यह दर्शाता है कि इन प्रश्नों के सही उत्तर देकर बोर्ड परीक्षा में पूरे अंक लाए जा सकते हैं। तो हमने आज के इस डीप डाइव में काफी कुछ कवर कर लिया है। हाँ, हमने PDF के हर एक पन्ने और हर एक लाइन को बिल्कुल उसी क्रम में गहराई से समझा है। बिल्कुल। दोस्तों, हमारे पास NCERT की साइंस की नोट्स क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक पूरी तरह उपलब्ध है। आप इन सभी PDF नोट्स का प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं और ये सभी सामग्री बहुत ही कम कीमत में प्रदान की जा रही है। आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि लगभग सभी प्रतियोगी और स्कूल स्तर की परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न NCERT से ही आते हैं, इसलिए यह सामग्री आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होगी। अगर आप ये NCERT साइंस PDF लेना चाहते हैं तो अभी हमें WhatsApp पर मैसेज करें। WhatsApp नंबर 7739541921 आपकी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए हम हमेशा आपके साथ हैं।